हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो हम ड्रामा लेकर आए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा की मेन लीड मिस जियांग वाली, जो अपनी मॉम की कब्र पर खड़ी होती है और उनसे कह रही होती है कि मॉम, शायद आज मैं आपसे आखिरी बार मिलने आई हूँ, क्योंकि 3 महीने में मेरी बॉडी में जो पॉइजन है वो पूरी तरीके से फैल जाएगा और शायद मेरी जान नहीं बच पाएगी। जिसके बाद वो कहती है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने पॉइजन के लिए एंटीडोट ढूंढने की। उसके बाद मैं अगली बार जब आपसे मिलने आऊंगी तो मैं अपने भाई को लेकर आऊंगी वहाँ से छोड़ा कर, जिसे बाई फैमिली ने अपने पास रख रखा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं इस कहानी के मेन लीड एक्टर मिस्टर वाइजे, जो उसी कब्रिस्तान की तरफ आ रहे होते हैं और काफी बुरी तरीके से घायल होते हैं और कुछ गुंडे उनके पीछे पड़े होते हैं। वो उनसे अपनी जान छुड़ाकर भाग रहे होते हैं, जहाँ वो मिस जियांग वाली के पास जा पहुँचते हैं, जहाँ वो उन्हें सहारा देते हुए पकड़ती है और सोचती है कि ये कौन है। जिसके बाद वो उनकी बॉडी पर एक मार्क देखती है, जो वो सोचती है कि शायद यही वो मार्क है जो मेरा एंटीडोट है। तभी वो फ्लैशबैक में सोचती है कि सालों पहले उनकी माँ उन्हें बता रही थी कि तुम जब 26 साल की हो जाओगी तो ये पॉइजन तुम्हारी बॉडी में पूरी तरीके से फैल जाएगा और उसके बाद तुम्हारी मौत निश्चित हो जाएगी। तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी कि तुम जब तक 26 साल की हो पाओ, तुम्हें इसका एंटीडोट ढूंढना होगा। जहाँ वो अपनी मॉम से पूछती है कि मेरा एंटीडोट क्या है, जहाँ उनकी मॉम उन्हें बताती है कि शायद वो एक पर्सन है जिसकी बॉडी पर एक प्लम ब्लॉसम का मार्क है, उसी से तुम्हारा एंटीडोट होगा। जहाँ वो सोचती है कि शायद यही वो पर्सन है जो मेरा एंटीडोट है। इतनी ही देर में हम देखते हैं जो लोग मिस्टर वाइजे के पीछे पड़े हुए थे वो आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो इसे हमारे हवाले कर दो। जहाँ वो कहती है, और अगर मैं मना कर दूं तो तुम क्या करोगे। तभी वो लोग कहते हैं, तो फिर तुम्हें भी इसके साथ मरना होगा। और वो मिस जियांग वाली के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, जहाँ वो उनके ऊपर काफी अच्छा बैक अटैक करती है और उन लोगों को मार गिराती है। वहीं हम देखते हैं वो कुछ नीडल्स के साथ मैजिक करती है, जिस वजह से वो लोग घायल हो जाते हैं और वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। जिसके बाद मिस जियांग वाली मिस्टर वाई को जमीन पर लिटाती है और उनके मुंह में एक पिल डालती है और कहती है, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तभी हम देखते हैं मिस जियांग वाली के फोन पर एक कॉल आती है और सामने से उन्हें पर्सन बताता है कि तुम्हें जल्दी से यहाँ आना होगा, तुम्हारे भाई के साथ कुछ गलत हो गया है, तुम जल्दी से यहाँ पहुँचो। जिसके बाद वो उन्हें वहीं लिटा देती है और कहती है शायद हम कुछ समय बाद मिलेंगे, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बाय फैमिली में उनके मिस जियांग के फादर एक छोटे बच्चे को मार रहे होते हैं और उसके कमर से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। जिसके बाद वो उनसे कह रहे होते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में तू चोरी करना सीख चुका है, और अगर तू बड़ा होता तो शायद मैं तुझे जान से नहीं मारता। और वो उसे लगातार मारते रहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस जियांग वाली वहाँ पहुँच जाती है और उन्हें रोकती है और कहती है रुक जाओ। जहाँ मिस जियांग को देखकर सभी लोग काफी शॉक होते हैं और उनके फादर उनसे कहते हैं तुम बाय वाली हो, जहाँ वो कहती है नहीं, मैं जियांग वाली हूँ। जिसके बाद वो अपने भाई को उन लोगों से बचाती है और उसे एक टॉवल उड़ाकर कहती है कि सिस्टर को आने में थोड़ी देर हो गई है, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलूंगी। तभी हम देखते हैं उनकी स्टेप सिस्टर मिस यी उनसे कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह वापस आ जाओगी 4 साल बाद गायब रहने के। अब मुझे उस मू फैमिली के ओल्ड मैन से शादी नहीं करनी पड़ेगी, अब तुम उससे शादी करोगी। जहाँ वो कहती है लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी। तभी उनकी स्टेप मदर उनसे कहती है क्योंकि मू फैमिली के ओल्ड मैन से तुम्हारी शादी तय हुई थी और ये तुम्हारी माँ का फैसला था, तो तुम्हें अपनी माँ का फैसला मानना होगा और तुम्हें उससे शादी करनी होगी। तुम शाम को तैयार हो जाना, मैं तुम्हें मू फैमिली की घर पर लेकर चलूंगी। जहाँ वो कहती है कि मेरी माँ का फैसला था या फिर तुमने उन लोगों से ब्राइड प्राइस ले रखा है। तभी उनके फादर कहते हैं ये भी तुम्हारी माँ है, तुम इससे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। तभी मिस जियांग वाली अपने फादर पे अटैक कर देती है और उनके खून निकलने लगता है। जिसके बाद वो अपने भाई को वहाँ से लेकर जाने लगती है। तभी उनकी स्टेप मदर उन्हें पीछे से रोकते हुए कहती है रुक जाओ, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी माँ की इस पेंडेंट को पूरी तरह खराब कर दूं। जब वो पलट कर देखती है तो उनके हाथ में एक पेंडेंट होता है, जहाँ मिस जियांग वाली सोचती है कि ये मेरी मॉम का पेंडेंट है जो 4 साल पहले उन्हीं के साथ गायब हो गया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये पेंडेंट जो इनके पास है तो इनका मेरी मॉम की मौत से कुछ लेना देना हो सकता है। जिसपे वो कहती हैं कि ये पेंडेंट तुम्हारे पास कहाँ से आया। तभी वो कहती हैं अगर इस पेंडेंट को सही देखना चाहती हो और अपनी माँ की आखिरी निशानी को अपने पास रखना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन मिस जियांग वाली उनके ऊपर काफी बुरी तरीके से अटैक करके उनसे वो पेंडेंट ले लेती है और उन्हें नीचे गिरा देती है। जिसके बाद मिस जियांग वाली उन लोगों से कहती है कि मैं तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनूंगी, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुम्हारे सारे ऑर्डर मानूंगी। जिसके बाद वो अपने भाई को लेकर वहाँ से निकल जाती है। तभी हम देखते हैं बाहर उनका एक पर्सन वेट कर रहा होता है, जो उन्हें सिस्टर कह के बुलाता है और कहता है हमें इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं मिस जियांग वाली अपने भाई को हॉस्पिटल ले जाने के लिए जल्दी से बाहर लेकर आती है, जहाँ उनके पास खड़ा पर्सन मिस्टर ली जिंग उनसे कहते हैं कितने बेकार लोग हैं, इतने छोटे से बच्चे को कितना ज्यादा हर्ट किया है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं क्या तुम सच में मू फैमिली के बड़े बेटे को डिवोर्स देना चाहती हो, और ये उसका नंबर है, लो इसे पकड़ो। जिसके बाद वो
उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाने लगते हैं। तभी मिस जियांग वाली कॉल करती है और कहती है आज मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, जिसपे हम देखते हैं मिस्टर हुआइजे दूसरी तरफ से कॉल पिक करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि मिस जियांग वाली के फियांसे मिस्टर हुआंग जी ही है, जिसपे वो कहते हैं हाँ बिल्कुल हम रात को 8 बजे मिलते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस जियांग वाली हॉस्पिटल में अपने भाई को लेकर आती है और वहाँ पर कहती है मिस्टर ली जिंग से कि अब तुम्हें इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, जिसपे वो कहते हैं मैं बिल्कुल इसे बड़ा करूंगा। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर हुआई भी हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ वो अपने एक फ्रेंड के साथ होते हैं और का फ्रेंड उनसे पूछता है तो क्या तुम बाई फैमिली की बेटी को डिवोर्स देना चाहते हो? तुम्हारी शादी उससे हो चुकी है और तुम लोग काफी अच्छी फ्रेंडशिप में रह चुके हो। जहाँ मिस्टर हुआई अपने फ्रेंड से कहते हैं कि मैं उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे दिल में और दूसरी लड़की है जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसपे वो कहता है वो कौन लड़की है, तुमने मुझे इसके बारे में पहले कभी नहीं बताया है। जहाँ वो उन्हें बताते हैं कि उसकी पिल्स की वजह से ही आज मैं यहाँ पर जिंदा हूँ, वरना तो मैं कब का मर चुका होता। और 6 साल पहले जिस लड़की ने मेरी जान बचाई थी वो भी सेम पर्सन है। जिसपे उनका फ्रेंड उनसे कहता है 6 साल पहले जिस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई थी और जिसने तुम्हें आज बचाया है, तुम कैसे कह सकते हो कि वो दोनों लड़कियां सेम थी। जहाँ वो बताते हैं कि उसके हाथ में एक स्पेशल ब्रेसलेट था जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस जियांग वाली वही ब्रेसलेट उतारकर अपने भाई को दे देती है और कहती है क्या तुम अपनी बहन का ब्रेसलेट का कुछ दिन तक ध्यान रख सकते हो। जहाँ उनका भाई उनसे कहता है तुम मुझे जल्दी से वापस आ जाना लेने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ से बाहर आ जाती है और वो देखती है मिस्टर हुआइजे भी वहीं पर व्हील चेयर पर होते हैं। जहाँ वो जाकर उनसे मिलती है और कहती है ये तो वही मेरा एंटीडोट है। जहाँ मिस्टर हुआइजे उनसे कहते हैं तुम कौन हो। जहाँ वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी भूल गए, अभी अभी तो मैंने इतनी बात वो कह पाती है। तभी हम देखते हैं हॉस्पिटल में एक छोटे से बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। तभी मिस जियांग वाली उस बच्चे के पास जाती है, जहाँ नर्स कह रही होती है इस बच्चे को बचाना अब बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर मिस जियांग वाली कहती है इसको मैं बचा सकती हूँ और वो अपनी वही नीडल दोबारा से निकालती है जो मिस्टर हुआइजे देखते हैं और कहते हैं क्या ये वही लड़की हो सकती है। लेकिन नर्स उन्हें ट्रीटमेंट नहीं करने देती और कहती है कि हॉस्पिटल भी अब इसे क्योर नहीं कर सकता, तो तुम कैसे एक छोटी सी नीडल से इसे क्योर कर सकती हो। तभी मिस्टर ली जिंग वहाँ आते हैं और कहते हैं ये बीमारी इसके लिए बहुत ही आसान है, तुम इसे ट्रीटमेंट करने दो। जिसके बाद मिस जियांग वो नीडल उस बच्चे की नेक पे चुभाती है, जिससे कि उसके अंदर का पॉइजन खत्म हो जाता है और वो बच्चा ठीक हो जाता है। जहाँ नर्स ये देखकर काफी शॉक हो जाती है और कहती है ये तो वाकई तुमने कमाल कर दिया। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और मिस जियांग पीछे पलटकर देखती है तो मिस्टर हुआइजे वहाँ से जा चुके होते हैं। तभी वो मिस्टर ली जिंग से कहती है जो पर्सन अभी यहाँ पर बैठा था तुम्हें उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी होगी, हो सकता है वही वो पर्सन हो जिसकी वजह से मेरा पॉइजन दोबारा से ठीक हो सकता है और मेरी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। जिसपे मिस्टर ली उनसे कहते हैं मैं तुम्हें उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद मिलता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर हुआइजे अपने असिस्टेंट से कहते हैं जो मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए दी थी उस लड़की के बारे में क्या तुम्हें कुछ पता चला। जहाँ उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है जब तक हम लोग वहाँ पर पहुँचे वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी, तो हम उसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए। जिसके बाद वो सोचते हैं अभी जो लड़की बाहर थी उसने भी उसी लड़की की तरह एक आइस नीडल से उस लड़के का ट्रीटमेंट करा, क्या इन दोनों का आपस में कोई लेना देना हो सकता है। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं अभी जिस लड़की ने उस लड़के की जान बचाई है मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तभी हम देखते हैं मिस्टर हुआइजे का फ्रेंड मिस्टर जेंग तियान वहाँ आते हैं और उनसे कहते हैं अब हमें मिस बाई से मिलने के लिए चलना चाहिए, 7:30 बज चुके हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर हुआइजे और उनके फ्रेंड मिस्टर जेंग तियान एक रेस्टोरेंट में मिस बाई का वेट कर रहे होते हैं। जिसके बाद कुछ ही देर में मिस बाई एक गलत कमरे में चली जाती है जहाँ अलग लोग बैठे होते हैं, जहाँ से वो बाहर वापस आती हैं और सोचती हैं मुझे तो उस आदमी ने इसी रूम का नंबर बताया था, मैं ठीक हूँ तो ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो रूम नंबर वाले टैग को छूकर देखती हैं तो वो उल्टा हो गया होता है और 9 का 6 बन गया होता है। जिसके बाद वो काफी देर तक वो रूम नहीं ढूंढ पाती। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर हुआइजे उनका वेट करते करते वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं हमारी उससे 8 बजे मिलने की बात हुई थी और अब 8:20 हो चुके हैं, मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि मैं किसी का इतनी देर तक इंतजार कर सकूं। तभी हम देखते हैं जब वो लोग बाहर आ रहे होते हैं तभी मिस जियांग तियान मिस्टर मू हुआइजे उन्हें दिखते हैं। तभी मिस जियांग उन्हें देखकर हेलो बोलते हैं, जहाँ मिस्टर मू हुआई के फ्रेंड उनसे कहते हैं क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जहाँ मिस जियांग उनसे कहती हैं हम दोनों एक दूसरे को कैसे नहीं जानेंगे, बल्कि मैंने इनकी जान भी बचाई है। जहाँ वो कहते हैं नहीं तुम झूठ बोल रही हो। जिसके बाद वो उन्हें सारी बात याद दिलाते हुए कहती है कि उस दिन जब तुम माउंटेन पर कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे तो जिस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई थी वो मैं थी। तभी मिस्टर हुआइजे उनका हाथ पकड़ कर देखते हैं जिसमें ब्रेसलेट नहीं होता और वो कहते हैं तुम झूठ बोल रही हो। और उनके पास एक फोन आता है जहाँ पता चलता है कि जिस लड़की की इन्फॉर्मेशन आपने मुझसे निकालने के लिए कही थी वो अपने आप में एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन डॉक्टर बनती है और अपने आप को फ्लॉन्ट करती फिरती है। जहाँ वो कहते हैं तुम झूठी हो, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं, और वो अपने फ्रेंड से कहकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस जियांग पीछे कंफ्यूज
होकर सोचती रहती है कि सिर्फ मेरे हाथ में ब्रेसलेट नहीं था इसलिए इसने मुझे शायद नहीं पहचाना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग अपने फ्रेंड के पास जाती है जहाँ वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हारी मीटिंग का, जहाँ वो बताती है जब तक मैं वहाँ पहुंची वो वहाँ से जा चुका था तो हम नहीं मिल पाए। जिसके बाद उनके फ्रेंड उन्हें बताते हैं तुमने मुझसे जिसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, और वो उन्हें वो फाइल दिखाते हैं जहाँ वो फाइल में मिस्टर वुहुआई का फोटो देखती है और कहती है ये तो वही लड़का है जिसकी मैंने जान बचाई थी। तभी वो उनका नाम पढ़ती है और उनका सरनेम मुंह पढ़कर वो कहती है क्या इसका और जिस तरीके से मेरी शादी हुई है इन लोगों का आपस में कुछ लेना देना हो सकता है क्या। तभी उनके फ्रेंड उनसे कहते हैं जिससे तुम्हारी शादी हुई है वो एक ओल्ड मैन है और बड़े ही बैड टेम्पर्ड वाला, और ये कितना हैंडसम इंसान है, इन लोगों को कोई लेना देना नहीं हो सकता। जहाँ उनके फ्रेंड उनसे पूछते हैं तो क्या तुम्हें पूरा यकीन है यही त्यानी का वंशज है जिससे तुम्हारा इलाज हो सकता है। जिस पर वो कहती है मुझे इस बारे में कंफर्म नहीं पता लेकिन मुझे जल्द से जल्द इसके क्लोज जाना होगा ताकि मैं इस बात का पता लगा सकूं। तभी वो अपने दिल में सोचती है इस इंसान की नजरों में मैं एक झूठी लड़की हूँ तो मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा इसके साथ अपनी क्लोजनेस बढ़ाने के लिए। तभी हम देखते हैं मिस जियांग उनके घर पर एक मेड बनकर जाती है और अपने फेस पर ऐसा बर्थ मार्क बना लेती है जिससे वो एक अलग लड़की दिखाई दे। जहाँ मिस्टर हुआ मिस जियांग से पूछते हैं तो तुम क्या क्या कर सकती हो, जहाँ वो उन्हें बताती है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, कुकिंग, लॉन्ड्री और आपकी मसाज भी कर सकती हूँ। जिस पे वो उन्हें बताते हैं कि कुछ दिन पहले मेरे पैरों में चोट लग गई थी तो मुझे मसाज की जरूरत है जिससे मैं बहुत जल्द हील हो सकूं, तो तुम मेरे पैर की मसाज कर दिखाओ कि तुम कितना अच्छा काम कर सकती हो। जिसके बाद मिस जियांग मिस्टर हुई के पैर की मसाज करती हैं जिससे उन्हें वो मसाज काफी पसंद आती है और वो सोचते हैं आज तक मुझे किसी मसाज से इतना अच्छा फील नहीं हुआ है। के बाद वो उनसे पूछते हैं तो क्या आपको मसाज पसंद आई और मैं यहाँ पर रह सकती हूँ, जहाँ वो उन्हें हाँ कह देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस जियांग अपने दिल में सोचती हैं इसके घर में घुसना तो बहुत आसान था, अब बस ये पता लगाना है कि ये त्यानी का असली वंशज है या नहीं। जिसके बाद रात के टाइम वो उनके रूम में खिड़की से घुस जाती है और पता लगाने की कोशिश करती हैं, जहाँ वो सोच रही होती है कि इस कमरे में इनकी फैमिली की पुरानी हिस्ट्री मिल सकती है जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये त्यानी फैमिली का ही अनुवंशक है। जिसके बाद वो वहाँ पर चीजें ढूंढ ही रही होती है। इतनी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर वो उस रूम में आ जाते हैं और उन्हें रंगे हाथों देख लेते हैं, जहाँ वो काफी घबरा जाती है। जिसके बाद उनका असिस्टेंट मिस जियांग से लड़ाई करने लगता है, जहाँ मिस्टर हुए उनके ऊपर एक शार्प चाकू फेंक कर मारते हैं जो उनकी आर्म में लग जाता है। जिसके बाद वो उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। तभी थोड़ी ही देर में मिस जियांग अपने रूम में होती है और उनके हाथ से काफी खून बह रहा होता है, जहाँ वो अपने हाथ पर ड्रेसिंग करने ही वाली होती है। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और दूसरी मेड उनसे कहती है जल्दी से नीचे आओ, सभी मेड्स को नीचे बुलाया गया है। जहाँ मिस जियांग नीचे पहुँचती है तो सभी मेड वहाँ पर हॉल में इकट्ठा होते हैं, जहाँ वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि आधी रात को हमें इस तरह नीचे क्यों बुलाया है। जहाँ दूसरी मेड उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है कि आज रात में मिस्टर यंग मास्टर के रूम में एक चोर घुस गया था और उसी की जांच पड़ताल के लिए हमें नीचे बुलाया गया है। तभी मिस्टर वो उन सभी को बताते हैं कि हमारे कमरे में एक चोर घुस गया था जिसके ऊपर मैंने एक शार्प चाकू फेंका था और जिसके हाथ पर उस चाकू का जख्म होगा वही चोर होगा, तो तुम सभी लोग अपने कोट उतारो। जहाँ मिस जियांग सोचती है इसने तो बहुत ही जल्दी पता लगाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। जिसके बाद सभी सर्वेंट्स वहाँ पर अपने अपने कोट उतारने लगते हैं और उनके सर्वेंट्स उन लोगों के हाथ चेक करते हैं जिसके भी हाथ पे जख्म होगा वही चोर होगा। लेकिन मिस जियांग अपना कोट नहीं उतार रही होती है। तभी एक सर्वेंट उनके पास आकर कहता है तुम अपना कोट क्यों नहीं उतारी हो, क्या तुम चोर हो। जिस पे वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो उतार ही रही हूँ, तुम दूर हटोगे तो उतारूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं एक दूसरी मेड के हाथ पर एक जख्म होता है जिसको वो काफी रोकर कह रही होती है कि ये चाकू का जख्म नहीं है, आप चाहे तो कैमरा चेक करा सकते हैं, अभी 3 घंटे पहले ही ये मेरे हाथ जल गया है, ये उसी का जख्म है। जहाँ मिस्टर जी उनसे कहते हैं ये चाकू का जख्म नहीं है, तुम आगे बढ़ो। जिसके बाद वही सर्वेंट मिस जियांग से दोबारा कहने लगता है तुमने अभी तक कोट क्यों नहीं उतारा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस जियांग अपनी स्लीव ऊपर करती है तो उनके हाथ पर कोई जख्म नहीं होता। तभी वो सोचती है अच्छा हुआ मैंने अपनी ट्रिक से थोड़ी देर के लिए उस जख्म को गायब कर दिया है। जिसके बाद एक असिस्टेंट आता है और वो कहता है हमने कैमरा चेक करे हैं, उसमें हमें कोई चोर नहीं दिखाई दिया। जिसमें मिस्टर वो उनसे बोलते हैं वो चोर अभी भी घर के अंदर ही होगा, तुम लोग ढूंढते रहो। और सारे सर्वेंट्स को कहता है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। लेकिन मिस जियांग से वो कहता है तुम यहीं पर रुको। जहाँ मिस जियांग रुक जाती है और उनसे कहती है कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। जहाँ मिस्टर जी उनसे कहते हैं मुझे मेरे कमरे में लेकर चलो। जिसके बाद मिस जियांग उन्हें उनके रूम में लेकर जाती है और पास खड़ी कुछ मेट्स आपस में बातें करने लगती हैं कि ये लड़की तो वही है जो नई आई है और जो कितनी बदसूरत दिखती है, ये मिस यंग मास्टर को कैसे पसंद आ सकती है। जिसके बाद वहीं पास खड़ी एक दूसरी मेट काफी जोर से चिल्लाकर कहती है ऐसा नहीं हो सकता, यंग मास्टर की फेवरेट हमेशा मैं ही रहूंगी और मैं ऐसा जरूर कुछ करूंगी जिससे यंग मास्टर खुद इसे इस घर से निकाल देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस जियांग मिस्टर जी को लेकर उनके रूम में पहुंचती है और उन्हें बेड पर लिटाने के बाद उनसे कहती है अगर और कुछ काम नहीं है तो क्या मैं जा सकती हूँ। जिसपे मिस्टर जी उनसे कहते हैं क्या तुम मेरे लिए
लिए एक ग्लास में पानी कर सकती हूँ। जिसके बाद वो पानी ग्लास में पोर कर रही होती है और साथ साथ ये सोच रही होती है कि मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा, नहीं तो मेरी आर्म पर जो चोट लगी है उसमें से खून बहने लगेगा। और वाकई उनकी आर्म में से खून बह रहा होता है, जो मिस्टर जी देख लेते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं मुझे पता था तुम ही असली चोर हो और अब मुझे बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं चोर नहीं हूँ और आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मिस्टर जी उनसे दोबारा यही बात पूछते हैं तो क्या तुम मुझे नहीं बताना चाहती कि तुम्हें किसने भेजा है, और वो उन्हें काफी कस के पकड़े होते हैं। जिसपे मिस जियांग सोचती है ये तो बहुत कमजोर था, आखिर ये अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वही मेड आ जाती है जो नीचे बहस कर रही होती है, जो मिस्टर जी और मिस जियांग को इस पोजीशन में देखकर काफी शॉक हो जाती है और कहती है आप ये क्या कर रहे हैं। जहाँ मिस्टर जी उठकर खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं आखिर मेरे पैर अचानक से ठीक कैसे हो गए, क्या इस वजह से क्योंकि इस लड़की ने मेरा क्योर किया है। जिसके बाद वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए और तुम कौन होती हो मुझसे ये सब कुछ पूछने वाली, चली जाओ यहाँ से। जिसके बाद वो लड़की मिस जियांग पर काफी गुस्सा होने लगती है और कहती है जरूर इसी लड़की ने आपको सेड्यूस किया होगा जिस वजह से आप इसके इतने क्लोज आना चाहते हैं। के बाद वो मिस जियांग पर हमला करने वाली होती है। इतनी देर में मिस्टर जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उनका हाथ झटकते हुए उनसे कहते हैं तुम यहाँ से चली जाओ, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिस जियांग भी उनके साथ जाने ही वाली होती है। इतनी देर में मिस्टर जी उन्हें दोबारा से पकड़ लेते हैं और कहते हैं तो तुम मुझे नहीं बताओगी तो कि तुम्हें किसने भेजा है। जिसके बाद वो अपनी पॉकेट से एक सीजर निकालते हैं और मिस जियांग को उससे डराने की कोशिश करने लगते हैं। जिसके बाद मिस जियांग अपनी वही निडल वाली टेक्निक उनके ऊपर करने वाली होती है। इतनी ही देर में वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और उन्हें बताता है कि हमने चोर को पकड़ लिया है। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं एक पर्सन उन लोगों के सामने होता है जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है और सभी लोग उनके आसपास खड़े होते हैं। मिस्टर जी भी वहीं बैठे होते हैं और मिस जियांग उन लोगों को दूर से देख रही होती है। जहाँ वो ठीक कहता है मुझे प्लीज जान से मत मारियो। तभी मिस जियांग सोचती है आखिर ये कौन है जो अचानक से मेरी एक्टिंग करने के लिए यहाँ आ गया है, क्या चोरी करने वाला इंसान मैं नहीं थी। जिसके बाद मिस्टर जी उनसे पूछते हैं तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए थे। जिसपे वो बताते हैं कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर वन बाओ ज्वेल चुराने के लिए आया था। जिसपे मिस जियांग सोचती है ये तो वही चीज है, एक मैजिक मेडिसिन जिससे किसी भी जहर को मारा जा सकता है। इसका मतलब यही वो वंशज है जिससे मेरा इलाज हो पाएगा। तभी मिस्टर जी कहते हैं कि ये क्या चीज है, मैं नहीं जानता। जिसपे मिस जियांग कहती है कि मुझे अचानक से उस नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए था, मुझे अभी और रिसर्च करनी चाहिए कि ये त्याई के असली अनुवंशक है भी या नहीं। जिसके बाद वो चोर कहता है कि अगर आपको मारना है तो उस इंसान को मारिए जिसने मुझे यहाँ भेजा था। जिसपे मिस्टर जी उनसे पूछते हैं तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। जिसपे वो चोर कहता है मैं यही नहीं बता सकता, अगर मैंने बता दिया तो वो लोग मेरी फैमिली को जान से मार देंगे। जिसके बाद उनका एक सर्वेंट उस चोर के एक चाकू मार देता है। जिससे वो कहता है कि हाँ मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इतनी ही देर में उसके अंदर जो पॉइजन होता है वो फैल जाता है और वो वहीं मर जाता है। जिसके बाद उसका सर्वेंट उन्हें बताता है कि मर चुका है। तभी मिस जियांग दूर से खड़े होकर सोचती है कि काफी ज्यादा चालाक लोग हैं और इसे यहाँ किसने भेजा है, मुझे ये पता लगाना होगा। और वो उस चोर की कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेती है। जिसके बाद मिस्टर जी के पास एक असिस्टेंट आता है और वो उन्हें एक चीज दिखाता है और कहता है क्या ये चीज बाई फैमिली से रिलेटेड नहीं है। जिसके बाद मिस जियांग कॉल कर किसी से कहती है कि मुझे इस आदमी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिसके बाद मिसेस जी के पास उनका असिस्टेंट आता है जो उन्हें बताता है क्या ये पेंडेंट बाय फैमिली से बिलोंग नहीं करता। जिसे देखकर वो सोचते हैं आखिर बाय फैमिली की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने मेरे घर में चोर भेजे। जिसके बाद वो कहते हैं बाय फैमिली की एल्डर लड़ी को ये इन्फॉर्म कर दो कि मैं उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ जी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस जियांग अपने रूम में होती है और अपने जख्म पर ड्रेसिंग कर रही होती है। जिसके बाद उनके फोन पर एक कॉल आता है और मिस्टर जी उनसे कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे घर में चोर भेजे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम मुझे कल एक कॉफी शॉप में मिलना जहाँ मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। ये कहकर वो फोन कट कर देते हैं। जिसपे मिस जियांग सोचती है ये मुझे डिवोर्स देना चाहता है इसीलिए इस तरह के एलिगेशन लगा रहा है। तभी हम बाय फैमिली के घर में देखते हैं कि उनके फादर काफी परेशान होते हैं और अपनी वाइफ से पूछ रहे होते हैं क्या वो आदमी वापस आया। जहाँ वो कहती है नहीं वो अभी तक नहीं आया है और मैं भी इसीलिए काफी परेशान हूँ। जिसके बाद वहाँ पर एक पर्सन आता है जो उन्हें बताता है कि एक बैड न्यूज है, हमने जो पर्सन उनके घर पर भेजा था वो पकड़ा गया है। जिसपे मिस के फादर पूछते हैं तो क्या उसने हमारे बारे में सब कुछ बता दिया। जहाँ वो कहता है कि नहीं, उसने वहाँ जाने से पहले पॉइजन ले लिया था जिसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन देने से पहले ही मर गया, तो उन लोगों को हमारे बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद उनकी वाइफ कहती है ये तो काफी अच्छी बात हुई। जिसके बाद उनके हस्बैंड कहते हैं लेकिन अब उस वन बाओ जेवल का क्या होगा, हमें वो मेडिसिन जरूर चाहिए। तभी हम देखते हैं उनके पास एक पर्सन को कॉल आता है जिसने मास्क पहना होता है और वो उनसे कहता है क्या तुम्हें वो वन बाओ जेवल मिल गया। जिसपे वो कहते हैं नहीं, हमने जो इंसान वहाँ पर चोरी करने के लिए भेजा था वो पकड़ा गया है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्द कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे और हम उसे चुरा लेंगे। जिसपे वो मास्क वाला व्यक्ति कहता है वो तुम्हें जियांग वनली से पहले ढूंढना
होगा, वरना तो मुझे वही हार्टलेस पॉइजन का दोबारा से इस्तेमाल करना पड़ेगा और तुम्हें पता है कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। जिसपे उनके फादर कहते हैं नहीं, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बहुत जल्द वो आपको लाकर दे देंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्टर जी कैफे में अपने असिस्टेंट के साथ मिस जियांग का वेट कर रहे होते हैं, जहाँ वो काफी देर तक नहीं आई होती है। जिसके बाद मिस्टर जी उनसे कहते हैं मैं वॉशरूम जा रहा हूँ और जब वो लड़की आ जाए तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस जियांग भी अपने फ्रेंड के साथ उस कैफे के सामने पहुँच चुकी होती है, जहाँ उनके फ्रेंड उनसे कहते हैं तो क्या मैं भी आपके साथ अंदर चलूँ, जहाँ वो कहती है नहीं, मैं ये इसको हैंडल करना चाहती हूँ। जिसके बाद वो कहती है मेरा मोबाइल फोन कहाँ है। तभी हम देखते हैं उन दोनों का मोबाइल सेम दिखता है और मिस्टर ली जिंग उन्हें अपना मोबाइल दे देते हैं, जिससे वो मोबाइल चेंज हो जाता है। जिसके बाद वो अंदर कैफे में जाती हैं और वहाँ से उनके असिस्टेंट को देखकर कहती हैं तो क्या यही वो बूढ़ा व्यक्ति है जो मेरा फियांस है। जिसके बाद वो वहाँ पर बैठ जाती है और उन्हें देखने लगती है। तभी उनका असिस्टेंट मिस्टर जी को कॉल कर बताता है कि आपकी फियांसे यहाँ पर आ चुकी है। जो सुनकर वो कहती है अच्छा, तो ये मेरा फियांसे नहीं है। तभी मैं सोचूं ये तो काफी यंग दिखता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर जी वहाँ पर आ जाते हैं और दूर से खड़े होकर मिस जियांग को देखते हैं और सोचते हैं ये तो वही झूठी लड़की है, तो क्या यही मेरी फियांस हो सकती है। जिसके बाद वो सोचते हैं लेकिन मुझे पहले कंफर्म कर लेना चाहिए। जिसके बाद वो अपने फोन से उन्हें कॉल मिलाते हैं, जहाँ हम देखते हैं मिस जियांग की कॉल भी बजती है, पर वो कॉल नहीं एक अलार्म होता है। और दूसरी तरफ से मिस ली जिंग मिस्टर जी की कॉल उठाते हैं और हेलो बोलते हैं, जहाँ मिस्टर जी सोचते हैं मेरी फियांस की कॉल एक लड़के ने कैसे उठाई, तो क्या ऐसा हो सकता है ये जरूर उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा। मैं सिर्फ उसकी शादी मुझसे हो चुकी है, फिर भी वो दूसरे लड़कों के साथ हैंग आउट कर रही है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि उससे कह दे कि वो यहाँ पर नहीं आया। जिसके बाद उनका असिस्टेंट मिस जियांग से कह देता है कि हमारे मास्टर यहाँ नहीं आ सकते और वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसपे मिस जियांग को काफी गुस्सा आता है और वो वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, जहाँ उनसे उनके फ्रेंड पूछते हैं तुम्हारी मीटिंग कैसी रही, जहाँ वो बताती है कि वो मुझसे मिलने ही नहीं आया, काफी बेकार इंसान है। जिसके बाद उनका फ्रेंड उन्हें बताता है कि तुम्हारे फियांस की कॉल आई थी और उसने मुझसे कुछ नहीं बोला, शायद वो मेरी आवाज सुनकर वहाँ नहीं आया। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसने जरूर मुझे इसलिए कॉल की होगी क्योंकि मुझे ये बताना चाहता था कि वो आज नहीं आ सकता। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग मिस्टर जी के रूम में जाती है और कहती है आपकी मसाज का टाइम हो चुका है। जहाँ वो देखते हैं कि उस रूम में कोई भी नहीं होता है। जहाँ वो सोचती है ये सभी लोग कहाँ चले गए, क्या ये सभी लोग आज कंपनी गए हैं। जिसके बाद उनके दिमाग में आइडिया आता है कि पिछली रात मुझे स्टडी रूम में कुछ नहीं मिला था, तो जरूर वो सारी हिस्ट्री इनकी इस रूम में छुपी होगी। और वो वहाँ की तलाशी लेने लग जाती है, जहाँ काफी ढूंढने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो सोचने लगती है आखिर मुझे कोई भी इनकी फैमिली हिस्ट्री क्यों नहीं मिल रही है। जिसके बाद वो सोचती है क्या हुआ अगर मुझे इनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं मिल रही है तो मेरी ऑनेस्ट पिल कब काम आएगी। सिर्फ एक पिल उन्हें दूंगी और वो सारी सच्चाई मुझे खुद बताएंगे। जिसके बाद वो किचन में जाती हैं और एक सूप के बाउल में वो पिल मिला लेती हैं। जिसके बाद वो सूप का बाउल लेकर जा ही रही होती हैं, इतनी देर में उस घर की सर्वेंट्स आ जाती हैं और देख लेती हैं। जिसके बाद वो कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे यंग मास्टर को ड्रग देना चाहती हो, क्या तुम उन्हें जान से मारना चाहती हो। जिसपे वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। जिसके बाद वो कहती है कोई गलत फहमी नहीं हुई है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है और मैं देखती हूँ तुम कैसे उन्हें ये सूप दोगी। जिसके बाद वो कहती है तुम्हें वैसे भी मैं सबक सिखाना चाहती थी। और वो बाकी दो सर्वेंट से कहती है कि जाओ जाकर उसे पकड़ो। जैसे ही वो दोनों उन्हें पकड़ने के लिए आती है, मिस जियांग उन दोनों को फौरन जमीन पर गिरा देती है। जिसके बाद वो दूसरी सर्वेंट कहती है तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, इसे मुझे खुद ही सबक सिखाना होगा। जिसके बाद वो मिस जियांग पे हमला करने के लिए आगे आती है, लेकिन मिस जियांग उन्हें मात दे देती है और उन्हें काफी बुरी तरीके से मारने लग जाती है और कहती है लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कोई मैनर्स नहीं सिखाए हैं, आज मैं तुम्हें तमीज सिखाती हूँ जो तुम्हें किसी ने नहीं सिखाई। जिसके बाद वो उनके बाल पकड़कर उनका फेस सिंक के पानी में डुबो देती हैं। जिसके बाद वो बार बार ऐसे ही करती हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद वो डर जाती है और वो मेड मिस्टर जी के पास जाकर कहती है ये लड़की हमें जान से मारना चाहती है, ये आपको ड्रग्स देने आई थी और ये आपको जान से मारना चाहती थी, देखो ये सब कुछ इसने किया है। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों को गलत फहमी हुई है और ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। तभी एक दूसरी मेड कहती है नहीं ये सच कह रही है, देखो इसने हमें बहुत मारा है, इसकी वजह से हमें कितनी चोट आई है। जिसके बाद दूसरी वाली सर्वेंट वो बाउल उठा के मिस्टर जी को दिखाती है और कहती है ये इस बात का सबूत है, इसमें ही इसने ड्रग्स मिलाया है। जिसके बाद
मिस्टर जी उनसे कहते हैं अगर तुमने इसमें कुछ नहीं मिलाया तो प्रूव करने के लिए ये पीकर दिखाओ, जिसको मिस जियांग पीने के लिए मना करती हैं और कहती है मैं इसे नहीं पी सकती, जिस पे मिस्टर जी कहते हैं इसका मतलब तुमने जरूर इसमें कुछ मिलाया है और अपने असिस्टेंट से कहते हैं इसे पुलिस स्टेशन लेकर चले जाओ, जहाँ वो अपने दिल में सोचती हैं मैं अभी पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती, मुझे सच्चाई का पता लगाना है। जिसके बाद वो बाउल उठाती हैं, बाउल उनके हाथ में से लेती हैं और अपने दिमाग में सोचती हैं क्या हुआ अगर इसमें ऑनेस्ट पिल मिली है, मैं इसके साथ एक स्लीपिंग पिल भी ले लेती हूँ, इससे पहले मैं कोई सच्चाई बोल पाऊँ, उससे पहले मैं सो जाऊंगी। तभी वो उसके साथ एक स्लीपिंग पिल भी खा लेती है। जिसके बाद मिस्टर जी सभी सर्वेंट से कहते हैं तुम सभी लोग अब यहाँ से जा सकते हो, इस मामले को यहीं पर खत्म करो। जिसके बाद वो सर्वेंट कहती है नहीं, ये मामला इतने आसानी से खत्म नहीं हो सकता, इसने हमें बहुत मारा है, आपको इसका कोई सोल्यूशन निकालना होगा। जिसके मिस्टर जी उनसे कहते हैं तुम लोग इसे बुली कर रहे थे तो तुम्हारी वजह से ही इसने तुम्हें मारा है, ये सब तुम्हारी ही गलती है और अब मुझे ना पता चल जाए कि तुमने और किसी सर्वेंट को यहाँ पर बुली करने की कोशिश करी है। जहाँ मिस जियांग उनकी ये बात सुनकर सोचती है कि मिस्टर जी एक अच्छे इंसान लगते हैं। जिसके बाद सभी लोग वहाँ जाने लगते हैं। जब भी मिस्टर जी मिस जियांग से कहते हैं तुम मेरे साथ रूम में आओ, मुझे मसाज की जरूरत है, कल जो तुमने मसाज की थी उससे मुझे काफी फायदा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस जियांग मिस्टर जी की मसाज करने लगती हैं और उनकी मसाज कर रही होती हैं। तभी मिस्टर जी उनसे पूछते हैं तुम्हें ये मसाज टेक्निक किसने सिखाई है, लेकिन मिस जियांग उनकी किसी बात का जवाब नहीं दे रही होती है, इस डर से कि अगर वो कुछ बोलेंगी तो उनके मुंह से सच ही निकलेगा। जिसके बाद मिस्टर जी उनसे कहते हैं तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है क्योंकि अगर मैं कुछ भी बोलूंगी तो मैं आपको सच बता दूंगी। जिसपे वो कहते हैं तुम मुझे क्या सच बता दोगी, और वो सोचते हैं कि जरूर उस बाउल में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, इसीलिए इस तरह की बातें कर रही है। जिसके बाद वो कहते हैं तुम मुझे क्या सच बता दोगी, जिसपे वो उन्हें बता देती है कि यही सच कि मैंने आपके बाउल में ऑनेस्ट पिल मिलाई थी ताकि मैं आपसे इन्फॉर्मेशन निकलवा सकूं। जिसपे वो कहते हैं तुम मेरे बारे में क्या इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहती थी। जिसपे वो कहती है मैं आपकी फैमिली हिस्ट्री निकलवाना चाहती थी। तभी हम देखते हैं इससे पहले वो उनसे और कुछ पूछ पाते मिस जियांग को नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाती है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस जियांग बेड पर पड़ी होती है और उनके हाथ भी बंधे होते हैं जहाँ मिस्टर जी बैठे होते हैं। तभी वो कहती है मैं आखिर यहाँ पर क्या कर रही हूँ। जिसके बाद मिस्टर जी उनसे कहते हैं अब जैसा कि तुम्हें होश आ चुका है तो अब हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, अब बताओ तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आई हो। जिसपे वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपकी मेड हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ। जिसपे वो कहते हैं नहीं तुम झूठ बोल रही हो, मुझे सच बताओ यहाँ पर क्या करने आई हो। जिसपे वो कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ पैसे कमाने आई हूँ और आपकी क्योर करने आई हूँ। जिसपे वो कहते हैं नहीं तुम झूठ बोल रही हो। जिसके बाद मिस्टर जी एक पानी का गिलास उठाते हैं और कहते हैं तो क्या तुम्हें पता है इस पानी के गिलास में क्या है। जिसपे वो कहती है नहीं मुझे नहीं पता। तभी मिस्टर जी उनसे कहते हैं इसमें तुम्हारी फेवरेट ऑनेस्ट पिल है, अब मैं तुम्हें ये पिलाऊंगा जिसके बाद तुम मुझे सारी बात सच बताओगी। और वो उन्हें जबरदस्ती वो पानी पिलाने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे ही वो उनका फेस टच करते हैं उनका मेकअप उनके हाथ पर आ जाता है और वो कहते हैं इसका मतलब ये तुम्हारा बर्थ मार्क झूठा है, तुम कौन हो। जिसके बाद वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है, मेरा ये मतलब नहीं था। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट से कहते हैं जल्दी से मेकअप रिमूवर लेकर आओ और उनका सर्वेंट मेकअप रिमूवर लेकर आता है जिससे वो उनके फेस पे से वो मार्क हटा देते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसपे वो कहती है आप मेरे को एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। जिसपे मिस्टर जी उनसे कहते हैं मुझे तुम्हारी बात पर कोई भरोसा नहीं है और वो अपने सिस्टम से कहते हैं इसे फौरन घर से बाहर निकालो और आज के बाद ये हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। वो काफी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर जी उनकी कोई बात नहीं सुनते और उनके सर्वेंट मिस जियांग को बाहर ले जाकर रोड पर फेंक देते हैं। उनके हाथ बंधे होते हैं और वो रोड पर गिर जाती है। तभी वहाँ से एक गाड़ी आती है जो उनके अंदर टक्कर मारने ही वाली होती है, पर इससे पहले वो रुक जाती है। तभी हम देखते हैं उस गाड़ी में मिस जियांग के फ्रेंड मिस्टर ली जिंग उतरते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर कैसे आई, आखिर ये सब तुम क्या कर रही हो। जिसके बाद वो कहती है पहले मेरे हाथ खोलो, बहुत लंबी कहानी है, मैं बाद में सुनाऊंगी। ये सब कुछ मिस्टर जी दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं। तभी उनके पास एक कॉल आती है और वो उसे सुनकर बहुत जल्दी में वहाँ से निकलने लगते हैं। मिस जियांग वहाँ से जाने ही वाली होती है पर वो देख लेती है मिस्टर जी काफी जल्दी में कहीं जा रहे हैं। तभी वो अपने फ्रेंड से कहती है जल्दी करो, हमें इस गाड़ी का पीछा करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ ही देर में मिस्टर जी एक बिल्डिंग के सामने रुकते हैं और वहाँ उतर जाते हैं। जिसके बाद वो अंदर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस जियांग भी पीछे से अपने फ्रेंड के साथ गाड़ी में आ जाती हैं और वो उस बिल्डिंग के सामने रुककर देखती हैं तो खिड़की से वही इंसान दिखाई देता है जो पहले माउंटेन पे मिस्टर जी के पीछे पड़ा था और वो सोचती है इसका मतलब मिस्टर जी खतरे में है, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। और वो अपने फ्रेंड से कहती है तुम यही रुको, तुम यही रुककर मेरा इंतजार करो और मैं अभी आती हूँ। जिसके बाद वो अंदर चली जाती है। अंदर हम देखते हैं वो सभी गुंडे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमें उन लोगों ने बताया है कि ये हमारे पास आखिरी चांस है, आज हमें इन्हें जान से मारना होगा वरना जो इंसान यहाँ पर जिंदा बचेगा वो हम होने चाहिए। तभी मिस्टर जी उस रूम के अंदर आते हैं और सभी लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन मिस्टर जी उन लोगों से एक टफ फाइट करते हैं जिससे वो उन लोगों को मार गिराते हैं और कहते हैं आखिर तुम कौन हो जो बार बार मुझ पर हमला करते हो।
तुम्हें किसने भेजा है। जिसके बाद वो आदमी उनसे कहता है तुम ये जानना चाहते हो कि हमें किसने भेजा है, तो अपने मरने का इंतजार करो, जब शायद तुम्हें पता चल जाए कि हमें किसने भेजा है। और वो एक स्मोक उनके ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें काफी अनकॉन्शियस फील होने लगता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं और उनके बाकी 2 असिस्टेंट भी जमीन पर गिर जाते हैं। जिसके बाद वो आदमी उनसे कहता है ये एक मैजिक स्मोक है जिसके सिर्फ इनहेल करने से ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। जिसके बाद वो आदमी मिस्टर जी से कहता है आज तुम्हें कोई नहीं बचाने आएगा, जैसे उस दिन तुम्हें उस लड़की ने बचा लिया था। तभी मिस यांग उस रूम के अंदर आती है और कहती है तुमसे ऐसा किसने कहा है कि आज इन्हें कोई नहीं बचाएगा। जिसके बाद मिस जियांग अंदर आती है और उन लोगों को अपनी मैजिक नीडल से जख्मी कर देती है, जिससे वो लोग उनसे डरकर भाग जाते हैं और कहते हैं हम लोगों के भागने के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जिसके बाद मिस जियांग मिस्टर जी के पास आती है और उन्हें एक पिल खिलाते हुए कहती है इसे खा लो, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन मिस्टर जी उसके बाद भी बेहोश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस जियांग मिस्टर जी को लेकर उनके घर पहुंचती है और उन्हें बेड पर लिटा देती है, लेकिन अभी भी मिस्टर जी पूरी तरह होश में नहीं होते हैं। लेकिन जब मिस जियांग वहाँ से जाने लगती हैं तो वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं मुझे छोड़कर मत जाओ। के बाद मिस जियांग वहीं बैठ जाती हैं और कहती है मैं आपको छोड़कर नहीं जा रही हूँ। जिसके बाद मिस्टर जी पूरी तरह होश में आ जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है आज तो मैंने आपकी जान बचाई है, उन 3 लोगों से मैं आपको बचा कर लाई हूँ और अगर आपने आज भी ऐसे कह दिया कि आप मुझे नहीं जानते तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। जिसके बाद मिस्टर जी सोचते हैं इसका मतलब इसी ने मुझे सच में बताया है, लेकिन 6 साल पहले जिस लड़की ने मुझे बचाया था ये वो नहीं है क्योंकि उनके हाथ में ब्रेसलेट नहीं होता है। जिसके बाद वो कहती है थैंक गॉड कि आज तुम्हें ये बात याद है कि मैंने तुम्हें बचाया है। जिसके बाद मिस्टर जी उनसे कहते हैं मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें पहले मिसअंडरस्टूड किया और तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया। जिसके बाद वो कहते हैं लेकिन मैं अपनी इस गलती को कॉम्पेंसेट करना चाहता हूँ। जिसपे मिस जियांग उनसे पूछती है तो आप किस तरह कॉम्पेंसेट करना चाहेंगे। जिसपे मिस्टर जी उनसे कहते हैं मैं तुम्हें मू फैमिली की एल्डर लेडी बनाऊंगा। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है अभी हम लोग इतना एक दूसरे को नहीं जानते कि हम लोग शादी के बारे में बात करें, आपको कॉम्पेंसेट बदल देना चाहिए। जिसपे वो कहते हैं तो तुम किस तरह मुझे लेना चाहोगी। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और आप मुझे सच सच जवाब देंगे। जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ पूछो, मैं तुम्हें सब सही सही जवाब दूंगा। जिसके बाद वो पूछती है तो क्या तुम तियांगी के अनुवंशक हो। जिसपे वो पता इससे पहले कुछ बताते उससे पहले एक असिस्टेंट उनके रूम में आता है और उनसे कहता है कि जिन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया था हम लोगों ने उन्हें पकड़ लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों आदमी जमीन पर होते हैं और मिस्टर जी और मिस जियांग सोफा पर बैठकर उनसे पूछते हैं तो अब बताओ तुम लोगों को यहाँ किसने भेजा था। जिसमें उनमें से एक पर्सन पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हें अपने मास्टर के बारे में बता देंगे, ऐसा तुम सिर्फ सपना देख सकते हो, तुम चाहो तो हमें काट दो या मार दो, हम तुम्हें सच नहीं बताएंगे। जिसके बाद मिस जियांग अपनी निडल उनके ऊपर फेंकती है और कहती है अगर नहीं बचाना चाहते तो अपने मरते दम तक हंसो, और वो लोग हंसने लगते हैं। जिसके बाद वो उनके ऊपर इससे पहले दूसरी निडल फेंकती उससे पहले ही एक पर्सन कहने लगता है मैं आपको बताता हूँ कि हमें किसने भेजा है। वो एक आदमी है ब्लैक ड्रेस में जो हमेशा काले कपड़े पहनकर रहता है और उसका फेस भी कवर होता है, तो मुझे नहीं पता वो कौन है। जब भी हम उससे मिलते हैं हम खुद नहीं जानते उसकी रियल आइडेंटिटी, और इससे पहले वो कुछ और बताता उन लोगों के ऊपर पॉइजन का असर हो जाता है और एक एक कर वो सभी मर जाते हैं। जिसको देखकर वो दोनों काफी शॉक हो जाते हैं और मिस जियांग उनके करीब आकर देखती है तो वही वाला सिम्टम होता है। जिसपे मिस्टर जी उनसे पूछते हैं इन्हें क्या हुआ। जिसपे वो कहती है इन लोगों को पॉइजन दिया गया था और ये लोग अब मर चुके हैं। जिसके बाद मिस्टर जी मिस जियांग से पूछते हैं तुम्हें कैसे पता और ये कौन सा सिम्टम है। जिसके बाद वो कहते हैं ये बाय फैमिली बहुत ज्यादा हद से आगे बढ़ती जा रही है। जिसपे मिस जियांग उनसे पूछती है आपको कैसे पता कि इन लोगों को बाय फैमिली ने भेजा है। जिसके बाद वो उन्हें वो रिंग दिखाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये रिंग जो चोर पिछली रात आया था उसके पास से मिली है, तो ये इस बात का सबूत है कि इन लोगों को बाय फैमिली ने ही भेजा है। जिसके बाद वो रिंग देखती है और कहती है इसका मतलब मेरी माँ की मौत का भी इन सब चीजों से कोई लेना देना हो सकता है। इतनी ही देर में हम देखते हैं मिस जियांग की तबीयत खराब होने लगती है और उनके मुंह से खून निकलने लगता है और उन्हें चेस्ट पेन भी होने लगता है। जिसको देखकर मिस्टर जी काफी घबरा जाते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं फौरन हॉस्पिटल चलो। लेकिन मिस जियांग उनसे कहती है हॉस्पिटल जाकर कोई फायदा नहीं है, कोई डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर सकता। जिसपे बाद वो कहती है माँ ने बताया था चेस्ट पेन और मुंह से ब्लड आना इस पॉइजन के सिम्टम्स हैं। मिस्टर जी जब वो गिफ्ट देते हैं जो मिस जियांग ने भेजे होते हैं उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, जहाँ उनके असिस्टेंट उन्हें बता रहे होते हैं कि बाय फैमिली की ओल्ड एल्डर्स लेडी यहाँ पर नहीं आ पाई और उन्होंने अपॉलॉजी के लिए आपके लिए गिफ्ट भेजे हैं। जो सुनकर उन्हें काफी गुस्सा आता है और वो कहते हैं इन गिफ्ट्स को मेरे सामने से ले जाओ। जिसके बाद वो वहाँ से जाने वाले होते हैं तभी उनके असिस्टेंट उन्हें बताते हैं कि आपके भाई मिस्टर मू वेनान कुछ महीने पहले दोबारा से इस शहर में आ चुके हैं और आपके
कि ग्रैंड माँ ने उनके लिए एक रिसेप्शन रखने का प्लान किया है और वो चाहती है कि आप भी वहाँ पर मौजूद हो। जहाँ मिस्टर जी कहते हैं मैं उस बैंक्वेट में जाकर क्या करूँगा, मेरा वहाँ पर क्या काम है। जहाँ वो उन्हें से कहते हैं कि आपकी ग्रैंड मदर चाहती हैं कि वो आप लोगों को एक साथ देखें। उनकी नजरों में तो आप दोनों सगे भाई हो। जिसपे वो कहते हैं हाँ ठीक है, अगर ये इतना ही जरूरी है तो मुझे बता देना कब जाना है, मैं वहाँ पर टाइम पर पहुँच जाऊंगा। तभी कुछ ही देर में हम देखते हैं मिस जियांग अपने फ्रेंड के साथ उसी पार्टी में पहुँचती है जहाँ मिस्टर जी और उनके बड़े भाई मौजूद होते हैं। जहाँ मिस्टर जी मिस जियांग को देखकर सोचते हैं ये लड़की अभी 2 दिन पहले ही जागी है और अब ये एक दूसरे आदमी के साथ है। तभी हम देखते हैं उनके भाई भी वहीं मौजूद होते हैं। मिस्टर मू वैनान उनके फोन पर एक कॉल आती है और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। जहाँ मिस जियांग भी उनके पीछे पीछे जाने लगती हैं। उन दोनों को वहाँ से जाता हुआ देख मिस्टर जी भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस जियांग एक पूल के पास पहुँचती है पर मिस्टर वैनान वहाँ पर नहीं होते हैं। तभी मिस्टर जी उन्हें पीछे से आवाज लगाते हैं और वो सोचती है कि ये मिस्टर वैनान है, पर वो पलटकर देखती हैं और कहती हैं ये तो तुम हो। जिसपे मिस्टर जी उनसे कहते हैं हाँ मैं हूँ, तुम क्या चाहती थी, कौन होना चाहिए था। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। जिसपे वो कहते हैं मैं तुम्हारा पीछा नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ देखना चाहता था कि तुम यहाँ अकेले में किससे मिलने आई हो। और ये कहते हुए वो उनके करीब आते हैं और किसी वजह से वो दोनों स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाते हैं। जिसकी वजह से मिस जियांग काफी गुस्सा होने लगती है और कहती है तुम्हारे चक्कर में मैं स्विमिंग पूल में गिर गई हूँ और मेरी पूरी ड्रेस भी खराब हो गई है। जिसके बाद वो उनसे झगड़ा कर ही रही होती है। इतनी ही देर में मिस्टर हुएनान वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं वहाँ पर कौन है। तभी मिस जियांग मिस्टर जी को लेकर एक बड़े से लाइट के पीछे छुप जाती है जिससे उन्हें वो लोग नहीं दिखाई देते और वो वापस चले जाते हैं और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। जिसके बाद मिस्टर जी उन्हें किस करने ही वाले होते हैं। इतनी देर में मिस जियांग उन्हें पीछे हटाते हुए कहती हैं तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करना। जिसपे मिस्टर जी उनसे कहते हैं मैं तुम्हारा फायदा क्यों उठाऊंगा, तुम मेरा फायदा उठा रही हो और तुमने मेरी बहुत मदद ली है। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती हैं अब चलो बाहर निकलो और मुझे कोई से कपड़े लाकर दो क्योंकि मुझे कपड़े चेंज करने हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग एक रूम में बैठी होती है। तभी मिस्टर जी वहाँ पर आते हैं और उन्हें एक ड्रेस देते हुए कहते हैं मैंने किसी से कहकर तुम्हारे लिए ये ड्रेस मंगाई, इसे पहनकर देखो अगर ये तुम्हें फिट हो जाती है तो। जिसके बाद मिस्टर जी उनका वेट करने लगते हैं और कुछ ही देर में मिस जियांग तैयार होकर बाहर आती हैं तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं जिन्हें मिस्टर जी देखते ही रह जाते हैं। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती हैं तो क्या अब हम नीचे चले। जहाँ मिस्टर जी उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि एक मिनट रुको, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जहाँ वो उनसे पूछते हैं कि तुम अभी अभी पार्टी में जिस लड़के के साथ आई हो क्या वो तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है। जिसपे वो कहती है नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा भाई है। जिसपे वो कहती है अच्छा अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर रही हो। जिसपे वो कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। जिसपे मिस्टर जी उनसे कहते हैं अगर इतने ही पैसों की और इन सारी मू फैमिली की बातें हैं तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रहूंगा, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करती, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो स्टेयरकेस से नीचे आ रही होती है। तभी मिस्टर हुएनान उन्हें रोकते हैं और पूछते हैं तुम कौन हो। जहाँ वो पलट कर देखते हैं और कहते हैं मिस्टर हुएनान व्हाट अ कोइंसिडेंस, आप यहाँ पर। जहाँ वो उन्हें नहीं पहचानते और कहते हैं तुम कौन हो, क्या तुम मुझे जानती हो। तभी मिस जियांग अपने दिल में सोचती है क्या ये मुझे नहीं जानता कि मैं इसकी फियांस हूँ और अगर ऐसा है तो मुझे उसे ये बात याद दिलाकर गुस्सा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो कहती है मैंने आपकी फोटो एक न्यूज़पेपर में देखी थी इसीलिए मैं आपको जानती हूँ। जहाँ वो कहती है और मैं खो गई थी, अब मैं वापस लॉबी में जा रही हूँ। जिससे वो कहते हैं अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं रूम में एक असिस्टेंट उनके पास आता है और मिस्टर जी से कहता है ओल्ड लेडी आपसे मिलना चाहती है। जिसके बाद मिस्टर जी अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाते हैं जहाँ वो बाय फैमिली के साथ बैठे होते हैं। जहाँ उनकी ग्रैंड मदर मिस्टर जी को बाय फैमिली से मिलाते हुए कहती है इनसे मिलो, ये है तुम्हारे इन लॉज और फ्यूचर में हम लोग हमेशा साथ रहेंगे तो तुम्हें इनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए और इन्हें से अच्छे से कम्युनिकेशन करना चाहिए। जिसपे मिस ये सोचती है अगर मुझे पहले पता होता कि मू फैमिली का मास्टर ये है तो मैं कभी भी वो वेडिंग मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मिस जियांग को नहीं देती। वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती है, ये सब कुछ मैं डिजर्व करती हूँ। जिसके बाद मिस्टर जी उनसे कहते हैं अच्छा तो ये है वो लोग जो मेरी वेडिंग पार्टनर है। तभी मिस ये सोचती है इसका मतलब इसे नहीं पता है कि मिस जियांग इसकी वेडिंग पार्टनर है तो मेरे पास अभी भी चांस है। जिसके बाद वो उनसे बात करने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर जी अपनी ग्रैंड मदर से कहते हैं लेकिन मैं ये शादी तोड़ना चाहता हूँ। जो सुन के उनकी ग्रैंड मदर काफी शॉक होती है और कहती है क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी ये शादी तुम्हारे पेरेंट्स का किया हुआ फैसला है तो तुम इसे नहीं तोड़ सकते। जहाँ मिस्टर जी उनसे कहते
हैं ये शादी का फैसला मेरे पेरेंट्स का था, मेरा नहीं था, तो मैं ये शादी नहीं करना चाहता क्योंकि कोई और लड़की है जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। जहाँ मिस ये सोचती है ये जिस लड़की को पसंद करता है वो जरूर मिस जियांग ही होगी। जिसके बाद उनकी ग्रैंड मदर उनके ऊपर काफी गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम ये शादी नहीं तोड़ सकते, तुम्हें इसी लड़की से शादी करनी होगी और मुझे बताओ वो लड़की कौन है जिसे तुम पसंद करते हो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद मिस्टर जी उनसे कहते हैं अगर तुमने उस लड़की को कुछ भी करने की कोशिश करी तो बाय फैमिली कल तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। जिसके बाद वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, बाय फैमिली के साथ ये हमारे होने वाले इन लॉज हैं। जिसके बाद मिस्टर जी ये सब बातें कर ही रहे होते हैं तभी उनकी ग्रैंड मदर की तबीयत खराब होने लगती है जिससे सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और मिस्टर जी डॉक्टर को बुलाने के लिए कहते हैं। तभी हम देखते हैं उनकी ग्रैंड मदर को डॉक्टर चेक कर रहा होता है। जिसके बाद मिस्टर जी पूछते हैं अब इनकी तबीयत कैसी है, जिस पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि शायद इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था तो आप आगे से इनका ज्यादा ख्याल रखिएगा। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और मिस ये भी वहीं खड़ी होती है जो मिस्टर जी से कहती है कि मुझे लगता है ग्रैंड मदर के लिए ये शादी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्या तुम अभी भी ये शादी तोड़ना चाहते हो। जहाँ मिस्टर जी कहते हैं नहीं मैं ये शादी नहीं तोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस जियांग मिस्टर हुएनान के साथ बैठी होती है और उन्हें एक फाइल दिखाते हुए कहती है कि अब जो बात मैं आपसे करने वाली हूँ शायद वो आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी लेकिन मैं ये बात बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरे एक फ्रेंड है जिसे एक बहुत ही अजीब सी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ आपके ब्लड से किया जा सकता है। जिसपे मिस्टर हुएनान उनसे कहते हैं मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है, तुम अगर कह रही हो तो सही कह रही होंगी, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे फ्रेंड के लिए अपना खून दूं। जिसपे वो कहती है कि हाँ मैं आपको इसके लिए जितने मर्जी पैसे दे सकती हूँ और आपका ज्यादा ब्लड भी नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा ब्लड लेंगे जिससे आपकी हेल्थ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसपे वो कहते हैं मैं मना नहीं कर रहा, मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। जिसपे वो कहता है वो सोचती है कि ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत अच्छा इंसान लगता है। जिसके बाद वो कहती है तो क्या आप कल हॉस्पिटल आ सकते हैं। जहाँ वो कहती है कि क्योंकि मेरी फ्रेंड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो उसे जल्द से जल्द आपके ब्लड की जरूरत है। जिसके लिए वो राजी हो जाते हैं और मिस जियांग उनसे कहती है तो ठीक है फिर मैं चलती हूँ और कल मिलते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर हुएनान पीछे स्माइल करते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि वो ब्लैक सूट पहना मास्क वाला आदमी मिस्टर हुएनान ही है जो हमेशा से मिस जियांग का बुरा चाहता है। तभी नेक्स्ट सीन में अगले दिन हम देखते हैं मिस जियांग हॉस्पिटल पहुँचती है जहाँ वो मिस्टर हुएनान को कॉल करते हुए कहती है कि मैं हॉस्पिटल पहुँच चुकी हूँ, आप कहाँ हैं। और वो कॉल पे बात करते हुए चल रही होती है। इसी चक्कर में वो मिस्टर जी से टकरा जाती है जहाँ मिस्टर जी उनसे कहते हैं क्या तुम बीमार हो, यहाँ पर क्या कर रही हो। जब मिस जियांग उनसे कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। जिसके बाद मिस्टर हुएनान वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं क्या मुझे लेट हो गया है। जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है नहीं मैं भी अभी पहुंची हूँ। जिसके बाद वो मिस्टर जी को देखकर कहते हैं तुम भी यहाँ पर हो, ये तो काफी अजीब कोइंसिडेंस है। जिसके बाद वो कहती है कि इसे छोड़ो हम लोग चलते हैं। तभी मिस्टर जी मिस जियांग से कहते हैं कि मुझे नहीं पता तुम इससे कहाँ मिली हो लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मुंह हुएनान एक अच्छा आदमी नहीं है तो तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। जिसपे मिस्टर हुएनान उनसे कहते हैं तो क्या तुम इसकी बातों में आकर मुझसे दूर हो जाओगी। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है मुझे इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है अच्छे बुरे में क्या फर्क होता है, मैं सब जानती हूँ। और वो मिस्टर हुएनान के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस जियांग वार्ड के बाहर बैठकर वेट कर रही होती है। तभी मिस्टर हुएनान अंदर से आते हैं और उनके हाथ में एक ब्लड का पैकेट लगा होता है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं जहाँ मिस्टर जी डॉक्टर से पूछते हैं अब उसकी तबीयत कैसी है। जहाँ डॉक्टर उन्हें बताते हैं एक बहुत ही अजीब तरीके का पॉइजन इनकी पूरी बॉडी में फैल चुका है तो जिसका अभी तक कोई एंटीडोट नहीं बना है तो इनका इलाज करना अब मुश्किल है। हद से हद कुछ ही घंटे हैं इनके पास और हम इनका इलाज नहीं कर सकते, हमने अपनी पूरी कोशिश करी है। जिसके बाद डॉक्टर से मिस्टर जी कहते हैं चाहे कितने भी पैसे लग जाए तुम्हें इनका इलाज करना ही होगा। जिस पर डॉक्टर उनसे कहते हैं पैसों की कोई बात नहीं है, हम जितना कर सकते थे हमने उतना कर दिया है, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं एक स्ट्रेचर पे दो नर्स मिस जियांग को लेकर आती हैं जहाँ वो होश में होती हैं। तभी मिस्टर जी उनसे पूछते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें ठीक कर दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हारे पॉइजन के लिए एंटीडोट ढूंढ कर लाऊंगा। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है वो एंटीडोट तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने भी उसे ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है, अगर वो कहीं होता तो वो मुझे मिल जाता और अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा जी पाऊंगी। जब मुझे लगता है अब मेरा इस दुनिया से जाने का टाइम आ गया है, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना
कहना चाहती हूँ, मेरे जाने के बाद तुम किसी और लड़की से शादी कर लेना। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें मुझसे भी अच्छी कोई और लड़की मिल जाएगी और मैं तुम्हें एडवांस में हैप्पी लाइफ विश करना चाहती हूँ। जिसपे मिस्टर जी उनसे कहते हैं, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मेरी ब्राइड सिर्फ तुम हो सकती हो, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं मिस जियांग वहीं पर बेहोश हो जाती हैं, जैसा कि सबको लगता है कि अब वो मर चुकी हैं और मिस्टर जी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो काफी जोर जोर से मिस जियांग को उठाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ खड़ी नर्स उनसे कहती है कि सर हमें बॉडी को ज्यादा देर तक बाहर रखने की इजाजत नहीं है, अब हमें इन्हें लेकर जाना होगा। जहाँ मिस्टर जी उनसे काफी गुस्से में होते हैं कि ये बॉडी नहीं है, ये जिंदा है और मैं इसे बचा लूंगा। जिसके बाद नर्स उनसे कहती है, सर आप हमारे लिए ही परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, ये पॉइजन की वजह से मरी है और ऐसी बॉडी जो पॉइजन की वजह से मरी हो वो एक नॉर्मल बॉडी से 100 टाइम स्पीड से डिस्पोज होना शुरू होती है तो पूरे हॉस्पिटल में बदबू फैल जाएगी, हमें इसे लेके जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं उनकी ग्रैंड मदर वहाँ आ जाती है और नर्स से कहती है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए इन्हें यहाँ पर छोड़ दो, उसके बाद तुम इन्हें ले जा सकती हो। जहाँ मिस्टर जी अपनी ग्रैंड मदर से कहते हैं, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जहाँ वो कहती है कि मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली है, जैसा कि इसने तुम्हारी जान बचाई थी तो हमें भी इसकी मदद करनी चाहिए। जिसपे मिस्टर जी उनसे कहते हैं, अब हम इसकी मदद कैसे कर सकते हैं, ये तो ऑलरेडी मर चुकी है। जिसपे उनकी ग्रैंड मदर कहती है, नहीं ये नहीं मरी है, ये शॉक की वजह से अभी कोमा में चली गई है और अगर हम इनका इलाज करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगी। वो कहते हैं, मिस्टर जी अपनी ग्रैंड मदर से कहते हैं, आपको ये सब कुछ कैसे पता? जहाँ वो कहती है कि ये सब कुछ मुझे तुम्हारे ग्रैंडफादर ने बताया है, तुम्हारे ग्रैंडफादर ही त्याई ही है और उनसे ज्यादा इस बात के बारे में कोई नहीं जान सकता। जहाँ मिस्टर जी उनसे कहते हैं, अगर मेरे ग्रैंडफादर त्याई ही है तो मैं ही उनका अनुवंशक हूँ और मेरे ब्लड से इसका इलाज किया जा सकता है। जिसपे उनकी ग्रैंड मदर कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तभी वो अपनी जेब से एक नाइफ निकालते हैं और अपना हाथ काटने ही वाले होते हैं। इतनी ही देर में हम देखते हैं मिस यी आ जाती हैं वहाँ मिस जियांग के भाई को लेकर और कहती है, जिसने आपकी जान बचाई थी वो लड़की ये नहीं बल्कि मैं थी। 6 साल पहले जिस लड़की ने आपकी जान बचाई थी वो मैं थी। मिस्टर जी उनसे कहते हैं, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा? मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसपे मिस यी उनसे कहती है, क्या आपको मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? 6 साल पहले जब मैंने आपकी जान बचाई थी तो क्या आपको याद है यही ब्रेसलेट मैंने पहना हुआ था और ये जो बच्चा है उस रात 1 नाइट स्टैंड के बाद ये आपका बेटा है जो हमेशा से मेरे साथ रहा है। जिसपे वो कहते हैं कि ये ब्रेसलेट तो फेक भी हो सकता है, मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है और तुम ये स्ट्रीट से किसी भी बच्चे को उठाकर ले आओगे और मेरा बेटा बताने लगोगी तो क्या मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा? ऐसा कुछ नहीं है, तुम जा सकती हो यहाँ से। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे पता था आप मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए मैं ये डीएनए रिपोर्ट भी लेकर आई हूँ। जो रिपोर्ट वो देखते हैं तो वो रिपोर्ट पॉजिटिव होती है और उनकी ग्रैंड मदर भी कहती है कि ये तुम्हारा ही बेटा है, देखो इसके सारे जीन्स तुमसे मिलते हैं। जिसपे मिस्टर जी अपनी ग्रैंड मदर से कहते हैं, ग्रैंड माँ ये फर्टिलिटी टेस्ट तो फेक भी बनाए जा सकते हैं। तभी उनकी ग्रैंड मदर एक बॉडीगार्ड से कहती है कि इसे फौरन लेकर जाओ और पता लगाओ ये असली है या नकली है। जिसके बाद वो बॉडीगार्ड उसका पता लगाकर आता है और कहता है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल असली है। जिसपे उनकी ग्रैंड मदर इस बात पर कन्विंस हो जाती है कि ये उन्हीं का पोता है और वो कहती है, जल्दी आओ अपनी ग्रैंड मदर को हक करो। जिसके बाद मिस ये उनकी पीठ पर पिंच करती है जिससे वो बच्चा उनके पास दौड़कर आता है और उन्हें हक कर लेता है। जिसके बाद मिस ये उनसे कहती है, तो क्या आप अपने बेटे से नहीं मिलना चाहोगे? जिससे मिस्टर जी उनसे कहते हैं, ये सारी फालतू बातें कर कर तुम मेरी ग्रैंड माँ को कन्विंस कर सकती हो पर मुझे नहीं, मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है। और वो दोबारा से उस चाकू से अपना हाथ काटने वाले होते हैं। तभी उनकी ग्रैंड मदर वो चाकू उनसे दूर फेंक देती है और कहती है, इसने तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, मैं नहीं चाहती कि इस लड़की की जान तुम बचाओ, ये एक बहुत ही बेकार लड़की है, इसे तो मर ही जाना चाहिए। जिसके बाद वो कहते हैं कि यह एक कैसी भी लड़की हो, मुझे इसकी जान बचानी है, मैं इसे बचाना चाहता हूँ। तभी एक बॉडीगार्ड मिस्टर जी के सर पर एक रॉड मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं और उनकी ग्रैंड मदर कहती है, इसे फौरन घर लेकर जाओ। जिसके बाद वो मिस जियांग के लिए कहती है, इसे ले जाओ और कहीं सड़क पर फेंक देना जिससे इसे जंगली जानवर खा जाएंगे। और मिस यी से कहती है, मैं तुम्हारी शादी एक बहुत ग्रैंड वेडिंग रखवाऊंगी, तुम चिंता मत करो। आखिर इतने सालों तक मेरी ग्रैंड डॉटर और मेरा ग्रैंडसन हमसे दूर रहा है तो मैं सारी बात को कॉम्पनसेट करूंगी। जिसके बाद वो कहती है, लेकिन इस बच्चे की आंखें थोड़ी अजीब लग रही हैं, ऐसा क्यों है? जिसपे मिस यी उनसे कह देती है कि इसकी तबीयत खराब है, इसका एक्सीडेंट हो गया था लेकिन डॉक्टर ने कहा है ये कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो छोटा बच्चा मिस जियांग को देखकर कहता है, सिस्टर प्लीज यहाँ से मत जाओ। तभी उनकी ग्रैंड मदर कहती है, ये उसे सिस्टर क्यों कह रहा है? पर मिस यी उनसे उनकी बात टाल देती है और उनके साथ चली जाती है।
तभी हम देखते हैं मिस ये एक फ्लैशबैक सोचती हैं जब मिस्टर जी ने उन्हें अपनी वेडिंग से निकाल दिया था तो वो एक रोड पर जाकर गिरी थी। तभी वहाँ पर मिस्टर मुगेनान आ गए थे, जहाँ वो कहती हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसपे वो कहते हैं क्या तुम मुझे मास्टर कहना भूल गई हो। तभी मिस ये उनके पैरों में बैठ जाती हैं और उनसे कहती हैं तो क्या अब आप क्या चाहते हैं, उसने मुझे शादी से निकाल दिया है पर जो आपने हमसे कहा था वो हम नहीं कर पाए हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि ये ब्रेसलेट पकड़ो और इसे पहन लो और वहाँ पर जाकर तुम मू फैमिली में वापस जाकर कहना कि 6 साल पहले जिस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई थी वो मैं थी। जिसपे वो कहती है लेकिन वो मेरी बात क्यों नहीं मानेगा, इस ब्रेसलेट पर वो क्यों यकीन करेगा। जिसके बाद वो मिस जियांग के भाई को गाड़ी के पीछे से उठाते हैं और कहते हैं इसको भी अपने साथ लेकर चले जाना, ये तुम्हारे काम आएगा। मिस जियांग और मिस्टर जी का बेटा, जिसपे वो कहती है कि ये सच में उनका बेटा है कि तुम्हें इस बात से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हें सिर्फ वो करना है, इसको लेकर जाओ और उनकी ग्रैंड मदर के पास जाना जिन्हें अपने ग्रैंड सन को पाने की बहुत ज्यादा लत है, और तुम जब इसे वहाँ लेकर जाओगी तो वो खुद कुछ न कुछ ऐसा रास्ता निकाल लेंगी जिससे तुम उनके घर में रह पाओगी। जिसके बाद वो कहती है कि हाँ ठीक है मैं ये सब कुछ करूंगी। जिसके बाद वो सोचती है कि मिस जियांग अब तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं। प्रेजेंट डे में उनकी ग्रैंड मदर उन्हें अपने घर लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर जी के बॉडीगार्ड मिस जियांग को एक रोड पर फेंक कर चले जाते हैं, पर वो कुछ होश में होती है और कहती है ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर मू गुएनान वहाँ पर आते हैं और कहते हैं क्या तुम अभी भी जिंदा हो, अभी तुमने सोचा कैसे कि तुम मेरे हाथों से बच सकती हो। जिसपे वो कहती है इसका मतलब वो व्यक्ति तुम ही थे जिसने मुझे ये हार्टलेस पॉइजन दिया है। जिसपे वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये हार्टलेस पॉइजन मैंने ही तुम्हें दिया था। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर गुएनान उन पर पलटवार करते हुए कहते हैं तो क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो, तुम तो खुद अभी मरने वाली हो और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, तुम्हें जल्द जल्द तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दूंगा। जिसके बाद मिस जियांग उनसे काफी झगड़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है तो वो कुछ नहीं कर पाती। तभी हम देखते हैं मिस्टर गुएनान अपनी पॉकेट से एक चाकू निकालते हैं और मिस जियांग के ऊपर वार करने ही वाले होते हैं। इतनी ही देर में मिस्टर जी वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें रोकते हुए कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम इसे मारना चाहते हो। जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है जिसमें मिस्टर वेनान मिस्टर जी पर अपनी मैजिक पावर से अटैक करना चाहते हैं, लेकिन वो उन्हीं के ऊपर दोबारा से पलटकर मोड़ देते हैं जिससे वो घायल होकर गिर जाते हैं। और मिस्टर जी मिस जियांग को उठाने आते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, और उसी चाकू से वो अपना हाथ काटकर अपना ब्लड उन्हें पिलाते हैं जिससे वो दोबारा से बेहोश हो जाती है और उनकी बॉडी में पॉइजन और बुरी तरीके से फैलने लग जाता है। जिसके बाद मिस्टर हुएरान दोबारा से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम इसका इलाज नहीं कर सकते, मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। तभी हम देखते हैं वो उन्हें मारने ही वाले होते हैं। इतनी ही देर में मिस जियांग अपनी नीडल उनके चेस्ट में घुसेड़ देती है जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा पेन होने लगता है और वो कहते हैं क्या तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे दोबारा से मारने की कोशिश कर रही हो। तभी हम देखते हैं मिस जियांग उठकर खड़ी हो जाती है और उनकी तबीयत अब पहले से बहुत ज्यादा ठीक हो चुकी है। जिसके बाद वो उनपे दोबारा हमला करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें खून की उल्टी हो जाती है जिससे वो कहते हैं ये सब मुझे क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं जो पॉइजन मिस जियांग के अंदर था और जब वो उनके चाकू मारने की कोशिश कर रहे थे तो मिस जियांग ने उनके हाथ में अपना नील घुसेड़ दिया था जिससे कि वो पॉइजन अब उनके अंदर फैल चुका है और अब वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और उनके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा होता है। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है क्या आपको ये टेस्ट पसंद आया। जिसके बाद वो कहते हैं यानी कि तुमने मेरा पॉइजन मेरे ही अंदर डाल दिया है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे कौन बचाएगा। जिसके बाद वो कहती है कि अब आपको इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, जिस पॉइजन से आप पूरी दुनिया को आज तक दुख पहुंचाते आए हैं अब उसी के साथ तुम्हें सर्वाइव करना होगा। जिसके बाद मिस्टर जी अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं कि इसे फौरन पुलिस स्टेशन लेके चले जाओ और वो मिस जियांग से कहते हैं कि अच्छा हुआ कि मैं ठीक टाइम पर आ गया। जिसके बाद मिस जियांग उन्हें थैंक यू बोलती हैं और उन्हें हक करती हैं। मिस्टर जी मिस जियांग से कहते हैं चलो अब मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। जब वो दोनों घर पहुँचते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि मिस यी और उनकी ग्रैंड मदर मिस जियांग के भाई को लेकर बैठी होती है जहाँ वो उससे बातें कर रही होती है। तभी मिस जियांग वहाँ पहुँचती है और अपने भाई को देखकर कहती है कि ये शैनचेंग तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। जहाँ मिस यी उनसे कहती है मेरा बेटा है तो मेरे साथ ही होगा और कहाँ होगा। जिसपे वो हंसकर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तुम्हारा बेटा कब से हो गया, ये मेरा भाई है। तभी शैनचेंग उनसे कहता है मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मैं अपनी मामा का बेबी हूँ और यही सच है। जिसपे उनकी ग्रैंड मदर कहती है हाँ यही बात सच है, ये मेरा ग्रैंडसन है। जिसपे मिस जियांग काफी गुस्से में उनसे कहती है तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा क्या किया है, ये ऐसा क्यों हो गया है। जिसपे उनकी ग्रैंड मदर कहती है तुम इतनी बेशरम हो, उसके बच्चे को अपना भाई बता रही हो। जिसपे वो काफी गुस्से में कहती है ये इसका बच्चा नहीं है, ये मेरा भाई है, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं। जिसपे ग्रैंड माँ कहती है कि ये मेरा ग्रेट ग्रैंड सन है, मेरे जी का बेटा है, फर्टिलिटी टेस्ट से ये प्रूफ हो चुका है कि
इन दोनों के जीन्स बिल्कुल सेम है और ये इसी का बेटा है। जिसपे मिस जियांग मिस्टर जी की तरफ देखती है और कहती है क्या ये सच है? जिसपे मिस्टर जी उनसे कहते हैं हाँ यही सच है। जिसके बाद मिस्टर जी की ग्रैंड मदर मिस जियांग से कहती है तुम यहाँ से चली जाओ और आज के बाद मेरे पोते और मेरी बहू को परेशान करने की कोशिश मत करना। ये सुनकर मिस जियांग वहाँ से जाने लगती है और मिस्टर जी भी उनके पीछे जाते हैं। तभी शेनजेंग उनके पास आता है और उन्हें हक करते हुए कहता है डैड क्या आप मुझे और मेरी मम्मी के साथ नहीं रहना चाहते? क्या आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते? जिसके बाद वो वहाँ रुक जाता है और मिस जियांग से शेनजेंग कहने लगता है तुम बहुत बुरी हो, तुमने हमारे फादर को हमसे छीन लिया है, तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद मिस जियांग शेनजेंग के पास बैठती हैं और कहती हैं तुम ध्यान से सोचो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है मैं तुम्हारी बहन हूँ? जिसके बाद उन्हें कुछ याद आने ही वाला होता है। इतनी ही देर में मिस ये ऐसी आवाज करती है जिससे वो दोबारा सब कुछ भूल जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसे ऐसी पिल दे रखी है जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ मिस ये याद है पर मिस जियांग नहीं। जिसके बाद मिस जियांग वहाँ से चली जाती है और मिस्टर जी भी उनके पीछे जाते हैं। तभी उनकी ग्रैंडमदर उन्हें रोक लेती है और कहती है तुम्हें उसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक बहुत ही बेशर्म लड़की है। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम उसके साथ कभी नहीं जाओगे वरना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। जिसपे मिसेस जी उनसे कहते हैं तो क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं? जिसपे उनकी ग्रैंड मदर कहते हैं हाँ मैं तुम्हें धमकी ही दे रही हूँ, अगर आज के बाद तुम उस लड़की से कभी भी मिले तो मैं अपनी जान ले लूंगी। और अपने हाथ में एक चाकू लेकर वो ये धमकी देती है। जिसपे मिस्टर जी अपनी ग्रैंड मदर को प्रॉमिस कर देते हैं कि वो आज के बाद कभी मिस जियांग से नहीं मिलेंगे। तभी हम देखते हैं मिस जियांग और मिस्टर जेंगनिंग वहीं छुपे होते हैं। के बाद वो शेनजेंग के पीछे जाते हैं और जियांग मिस्टर जिंगनिन से कहती है तुम यहीं पर वेट करो मैं अभी आती हूँ। जिसके बाद वो शेनजेंग के पीछे चली जाती है। वहीं हम देखते हैं जब शेनजेंग अपनी क्लास में जाता है तो कुछ बच्चे उसे बुली करने की कोशिश करते हैं लेकिन मिस जियांग उन्हें बचा लेती है। मिस जियांग जब शेनजेंग को बचाकर बाहर लेकर आती है तो शेनजेंग मिस जियांग से पूछता है आपने मेरी मदद क्यों करी? जिसपे मिस जियांग शेनजेंग से कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली हूँ और मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? जिसके बाद वो उसे अपनी पिल खिलाना चाहती है और कहती है इस पिल को खा लो फिर तुम्हें अपनी सिस्टर याद आ जाएगी। वो पिल जैसे ही शेनजेंग अपने मुंह में रखता है तभी मिस ही वहाँ आ जाती है और उनके मुँह से वो पिल निकाल देती है। जिसके बाद वो शेनजेंग को काफी बुरी तरीके से डांटते हैं और कहती है मैंने तुम्हें सिखाया था ना कि किसी के हाथ से कुछ लेकर नहीं खाना है। जिसके बाद मिस जियांग उससे कहती है तुम होती कौन हो इसे डांटने वाली? जिसपे मिस यही कहती है मैं इसकी माँ हूँ और मैं इसे डांटू या मारू मैं इसे कुछ भी कर सकती हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकती। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है तुम्हें एक्टिंग करने की आदत हो चुकी हो, अभी भी इतनी बेशर्म हो कि अभी भी मेरे भाई को अपना बेटा बता रही हो, ये तुम्हारा बेटा नहीं है मेरा भाई है। जिसके बाद वो कहती है हाँ तो क्या हुआ अगर ये तुम्हारा भाई है, लेकिन अब मैं ये साबित कर चुकी हूँ कि ये मेरा ही बेटा है और तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। जिसके बाद वो आस पास के खड़े लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगती है कि देखो ये लड़की कितनी बेशर्म है, इसने मेरे पति को भी मेरे से छीन लिया और अब मेरे बेटे को भी छीनना चाहती है, दुनिया में कितने बुरे लोग होते हैं, मैं तो बर्बाद हो चुकी हूँ। तभी आसपास खड़ी कुछ औरतें उनके बारे में बातें करने लगती हैं कि वाकई कितनी बेशर्म लड़की है, बेचारी को पति को छीन लिया और अब उसका बच्चा भी उससे छीनना चाहती है। मिस जियांग उन लोगों की बातें सुनती है। इसी मौके का फायदा उठाकर मिस ही शेनचेन को वहाँ से लेकर भाग जाती है। उसी के पीछे मिस जियांग भी भागती है लेकिन वो उन्हें नहीं पकड़ पाती, वो उसको गाड़ी में लेकर फौरन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जी शेनचेन को वहाँ से उठाकर ले जाते हैं और पूल साइड पर बिठा देते हैं और कहते हैं तुम थोड़ी देर यही रुको, मैं कुछ देर में आता हूँ। उसके बाद शेनचेन वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद शेनचेन पूल के और करीब जाकर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं मिस ही पीछे से आती है, शेनचेन को स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है जिसकी वजह से वो डूबने लगता है। और तभी हम देखते हैं मिस जियांग वहाँ आती है और फौरन स्विमिंग पूल के अंदर कूद के शेनचेन को बचाती है। जब वो शेनचेन को बचाती है तो शेनचेन उसे सिस्टर कहकर पुकारता है, जहाँ वो कहती है तुम्हें याद आ गई कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। पर तभी शेनचेन बेहोश हो जाता है और वो उसे पूल से बाहर निकाल कर ले जाने लगती है। तभी मिस ही मिस्टर जी की ग्रैंड मदर को लेकर वहाँ आ जाती है और कहने लगती है देखो इसे, ये मेरे बच्चे को मारना चाहती है। और उसकी ग्रैंड मदर भी उनका साथ देती है कि कितनी बेशर्म हो, बार बार उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। जहाँ मिस जियांग कहती है नहीं, इसने इसे परेशान करने की कोशिश करी थी, मैंने तो इसे बचाया है, ये पानी में डूब रहा था। तभी मिस्टर जी भी वहाँ आ जाते हैं। मिस ये बुरा इल्जाम मिस जियांग पर डाल देती है और कहती है तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश करी। और ग्रैंड मदर भी उनका साथ देती है और कहती है तुम कितनी बुरी औरत हो, एक छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ रही हो। जिसके बाद वो अपनी सफाई देना चाहती है लेकिन उनकी ग्रैंड मदर उनकी कुछ नहीं सुनती और कहती है अगर मेरे ग्रैंडसन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद मिस ये उन्हें बताने लगती है कि इस औरत ने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश करी है क्योंकि ये मुझसे जेलस है और ये मेरी पोजीशन लेना चाहती है, इसीलिए इसने मेरे बच्चे को डुबोने की कोशिश करी है। जिसपे
पे मिस जियांग उन्हें बताती है कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो शनचैन पहले से ही पानी में डूब रहा था, मैंने उसे बचाया है। इसके बाद वो कहती है नहीं ये झूठ बोल रही है, आप इस आउटसाइडर की बात पर यकीन करेंगे या फिर अपनी होने वाली फ्यूचर वाइफ पर। जिस पे मिस्टर जी उनसे कहते हैं तुम एक आउटसाइडर हो और यही वो लड़की है जो मेरी फ्यूचर वाइफ बनेगी। जिसके बाद वो शनचैन मिस जियांग को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है। जिसके बाद शनचैन को होश आता है, रोते ही मिस जियांग को एल्डर सिस्टर कह के बुलाता है। जिसपे मिस्टर जी उनसे कहते हैं कि इसने तुम्हें सिस्टर कहा। जिसपे मिस जियांग उन्हें बताती है कि हाँ, क्योंकि मिस ही ने इसे पॉइजन दिया था जिसकी वजह से ये मुझे पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन अब इसकी मेमोरी नेचुरली वापस आ गई है तो अब ये मुझे पहचान पा रहा है। जिसके बाद मिस्टर जी उनसे कहते हैं मेरी ग्रैंडमदर ने आज तुम्हें दोबारा से इतना डांटा है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। वो बूढ़ी हो चुकी है इसीलिए किसी की भी बातों में आ जाती है। जिसके बाद बस यहीं पर ये प्यारा सा ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप आप सबको ये ड्रामा अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।